गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग की बात है। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस सिटी है उसमें सुबह सुबह अलार्म, आतंक का जो आतंक है उसका माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो सम्राट है, जो किंग है, उसने अपनी ट्रूप्स, सेना को सिटी, शहर में घुसने का आदेश दे दिया था कि सेना को कमांड दी कि आप सिटी के अंदर घुस जाएं। रूमर्स आपको पता है अफवाह होती हैं। स्प्रेड दैट, ये फैली कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन दी सिटीजन्स। ये एक रूमर फैल गया था कि वह अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को सिटीजन्स पर गोलियां चलाने का ऑर्डर देने वाला है। ये एक रूमर फैला। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 मैन और वीमेन टाउन हॉल के सामने बिल्कुल फ्रंट गेदर्ड हुए और उन्होंने एक क्या किया, मिलिटिया होता है जनसेना का गठन करने का डिसाइड किया उन्होंने कि हम एक मिलिटिया, एक जनसेना का गठन करेंगे। ये उन लोगों ने डिसीजन लिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स हथियारों की सर्च में उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंट्री की, उनको तोड़ा। फाइनली लास्ट में अ ग्रुप ऑफ सेवरल हैंडेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। लास्ट में सैकड़ों लोगों का एक जो ग्रुप था वो जो पेरिस सिटी है उसके ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और फोर्ट्रेस प्रिजन दी बास्टिल, जो बास्टिल है, जो किले की जेल को तोड़ा। बास्टिल जो एक किला था जिसको जेल के रूप में यूज किया जा रहा था, उस किले की जेल को तोड़ डाला। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहां उनको संभावना थी, होप थी उनको कि वहाँ उनको बहुत भारी मात्रा में, होर्डेड होता है बहुत भारी मात्रा में, एम्यूनिशन गोला बारूद। जब उन्होंने बास्टिल के किले की जेल को तोड़ा तो उन्हें लगा कि वहाँ पे उनको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, गोला बारूद। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though they were not only 7 of them. और जो इन द आर्म फाइट जो हथियारों पर, जो उन्होंने अपने आप को कैप्चर कर लिया था, कब्जे की, इस जो आर्म फाइट होती है सशस्त्र वाली लड़ाई, इस लड़ाई में जो बास्टिल का कमांडर था वो मारा गया। इट मीन्स शस्त्रों के द्वारा आपस में लड़ाई हो रही है, गोलियां चली हैं, तो जो बास्टिल का कमांडर है उसकी डेथ हो जाती है, वो मारा जाता है। और जो प्रिजनर्स, जो कैदी थे, उनको रिलीज करवा लिया गया था। फिर भी उनमें से उनकी जो काउंटिंग है वो नंबर में सिर्फ 7 थे। इट मीन्स कैदी कितने थे टोटल, 7 ही थे वहाँ पे, 7 वन ऑफ देम। यट द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। बास्टिल सब हेट करते थे बास्टिल को। इट मीन्स सबकी हेट का वो सेंटर था, केंद्र था। क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बिकॉज ये जो सम्राट है, जो किंग है, उसकी निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो बास्टिल फोर्ट है उसको लोग हेट करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रैक्शन। इसलिए इस किले को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ढहा दिया गया, और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं, जो अवशेष बचे हैं, उसको मार्केट में उन लोगों को सोल्ड कर दिया गए जो इस डिस्ट्रैक्शन, जो ये पूरा विध्वंस हुआ था, उसको एक स्मृति चिन्ह, सिंबल के रूप में रखना चाहते थे इन फ्यूचर। द डेज दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इस घटना के बाद कई दिनों तक, डेज जो थे, कई दिनों तक पेरिस जो शहर है और जो उसका कंट्री साइड होता है, देश का जो रूरल एरियाज होता है, देहाती क्षेत्र में कई स्ट्रगल्स हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश जो पीपल्स है उन्होंने जो पाव रोटी, जो ब्रेड बोलते हैं ना, उसको पाव रोटी बोलते थे, उसकी हाई प्राइसेस को लेकर के ओपोज किया, विरोध किया। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। और बाद में इस टाइम का जो इतिहास था, उसके जो इतिहासकार थे, उन्होंने एक लॉन्ग इवेंट
की चैन उन्होंने देखा कि एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआत की कड़ियों के रूप में देखा कि जो लंबा घटनाक्रम चलने वाला है उसकी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं धीरे धीरे, इनमें से एक घटनाक्रम स्टार्ट हुआ है जिसकी एंडिंग क्या हुई कि उन्होंने फ्रांस के सम्राट को फांसी दी। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फांसी दिए जाने में हुई। बाद में जो फ्रांस का लुइस 14वां था उसको फांसी दी जाती 21 जनवरी 1921 को। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन उस समय जो मोस्ट ऑफ पीपल, अधिकांश लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि जो एंटिसिपेट उन्होंने किया है, ये जो हुआ है इसकी उम्मीद उनको ऐसी नहीं थी। वो एंटिसिपेट मतलब उनको इस आउटकम की कि लास्ट में फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी जाएगी, ऐसा उन लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसी आउटकम आएगा इसका। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, फिर क्यों और कैसे हुआ ये सब हम देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी है उसको कौन से टाइम पे देखेंगे, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या था वहाँ पे। ठीक है, इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। आप देखते हो कि 1776 में बुर्बो राजवंश के जो राजा थे लुइस 16 वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते हैं। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 साल के थे। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, और 20 साल की उम्र में वो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी करते हैं। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जैसे ही वो एक्सेशन उस थ्रोन पे बैठते हैं उनके राजारोहण के समय, एक्सेशन के समय उनको जो ट्रेजरी है, जो राजकोष है, वो कैसा मिला, एम्प्टी, खाली पाया उन्होंने। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, अब वो खाली क्यों था इसका ये रीज़न है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स इट मीन्स जो लंबे समय तक जो युद्ध चल रहे थे उन्होंने ड्रेन, सुखा दिया था किसको, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जितने भी आर्थिक रिसोर्सेज थे उन सबको सुखा दिया था, इट मीन्स लंबे टाइम तक युद्ध लड़े गए थे। एडिड टू दिस वॉज, इसमें यह भी ऐड था कि द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल, जो वर्साइल का जो बहुत इमेंस प्लेस, विशाल जो महल था और जो उसके राज दरबार की क्या थी, शान और शौकत को बनाए रखने की जो एक्स्ट्रा वैकेंट, जो फिजूल खर्ची थी, उसका बोझ अलग से था। इट मीन्स एक तो लुइस 16 से पहले जो राजा थे लुइस 15, उससे पहले लुइस 14, तो इन्होंने लंबे समय तक युद्ध लड़े प्लस में ये अपनी शान और शौकत को ज़्यादा दिखाते थे, वर्साई के महल को अच्छे से शान और शौकत से रखते थे, फिजूल खर्ची करते थे, तो उससे जो ट्रेजरी है बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। फ्रांस का एनिमी ब्रिटेन था और अमेरिका का एनिमी ब्रिटेन था और इंडिया का भी था हालांकि। और जो अमेरिका की जो 13 जो उपनिवेश थे उनको फ्री करवाने में, ब्रिटिशर से फ्री करवाने में फ्रांस ने हेल्प की थी। तो जब लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उनका कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो इससे क्या हुआ था, द वॉर एडिड मोर देन अ बिलियन लिवरे। लिवरे क्या होती है, लिवरे करेंसी, टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। और इस युद्ध के चलते चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज, लोन, बोझ हो गया और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। 2 अरब लिवरे तो पहले से थे, फिर इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की तो 10 अरब लिवरे इनके ऊपर और बोझ आ गया, लोन आ गया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो सरकार से जो कर्ज लेते थे, सरकार से जो कर लैंडर्स थे, जो कर्जदाता थे, अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे सरकार से। ठीक है, कि जो सरकार ने जो क्या कर्ज ले रखा है वो अब 10% इंटरेस्ट देंगे, सरकार देंगी, क्योंकि सरकार ने तो ले रखा है, पहले से 2 अरब था, फिर अब 10 अरब और चढ़ गया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट इंक्रीजिंग, दिनों दिन बढ़ते जा रहे, जो डे बाय डे जो कर्ज इंक्रीज हो रहा था उसको पे करने के लिए, चुकाने पर वो मजबूर थी। अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, वो कर्ज जो बढ़ रहा था उसको चुकाना था, तो वो उसकी चीज़ के लिए मजबूर थी, ओबलाइज थी कि वो उनको चुकाना ही है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices और universities।
अपने नियमित खर्चों रेगुलर खर्च थे, जैसे कि सेना को रखना है, राज दरबार को रखना है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको चलाने के लिए फ्रांसीसी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब उसको कर्ज भी चुकाना है, गवर्नमेंट भी चलानी है, सेना को भी रखना है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसेज को भी चलाना है, उनको भी सैलरी देनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाएगी। तो इससे उन्होंने करों में वृद्धि के लिए वो मतलब फोर्स थी, वो बाध्य थी, मजबूर थी इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस जो उन्होंने किए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। अब क्या लिख रखा है ये, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड, लेकिन ये जो कदम था ये काफ़ी नहीं था, मतलब कहते हैं सफिशिएंट, तो सफिशिएंट लाइक नहीं था ये। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में वो डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। कितने स्टेट में बटी थी, 3 स्टेट्स, ठीक है। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। स्टेट तो 3 थे, लेकिन टैक्सेस सिर्फ कौन पे करते थे, ओनली 3rd स्टेट के लोग। फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, जो टैक्सेस पे करते ही नहीं थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। जो ये सोसाइटी स्टेट्स हैं पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, जो कि सामंतवादी व्यवस्था का अंग था। इट मीन्स ये वर्गों में विभाजित था, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था, और ये मिडवल मध्यकालीन जो सामंती व्यवस्था थी, जो फेडरल सिस्टम था, उसका अंग था। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। और जो प्राचीन ओल्ड रेजिम, जो प्राचीन राजतंत्र है, इस टर्म का यूज़ 1789 से पहले के फ्रांसीसी सोसाइटी और संस्थाओं के लिए होता था। 1789 से पहले जो सोसाइटी थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ओल्ड रेजिम से डिफाइन किया जाता था। फिगर नंबर 2 आपकी बुक में दिया है, आपको देखना है। शोज, ये दिखाता है हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। फिगर 2 देखिए कि कैसे जो फ्रेंच सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। इट मीन्स फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था है उसको ही दिखाता है। 3 स्टेट्स जो हमने देखे। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में जो पीजेंट्स थे, इट मीन्स जो 3rd स्टेट में थे, वो कितने थे, 90%, 90%। हाउएवर, फिर भी ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दैट कल्टिवेटेड। 90% किसान है, लेकिन फिर भी जमीन के ओन किसान, मालिक की संख्या बहुत कम थी। इट मीन जमीन के मालिक बहुत कम थे कि उनके पास खुद की लैंड थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। लगभग 60% जमीन पर नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट। इट मीन 60% पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। फर्स्ट स्टेज के क्लर्जी और सेकंड स्टेज के नोबिलिटी इंजॉयड, वो इंजॉय कर रहे थे क्या, सर्टेन प्रिविलेजेस, जो इनको निश्चित विशेषाधिकार मिले हुए थे, बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। इट मीन्स जन्म के आधार पर क्लर्जी और पादरी वर्ग के लोगों को, जो कुलीन वर्ग के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, वो इनको इंजॉय कर रहे थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज एक्सपेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। इसमें सबसे मोस्ट प्रिविलेजेस कौन सा था, विशेष अधिकार कौन सा था, कि राज्य को दिए जाने वाले टैक्सेस से उनको एक्सेप्शन, छूट मिली हुई थी, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना था। नोबिलिटीज़ को और क्लर्जीज को फ्री थे वो। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और जो नोबल्स थे उनको कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी मिले हुए थे, फ्यूडल प्रिविलेज। दीज इंक्लूड, अब कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हुए थे देखिए, फ्यूडल ड्यूज की विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। वह किसानों से फ्यूडल ड्यूज, सामंती कर वसूल करते थे, किसानों से वसूल करते थे, वो खुद भी नहीं पे कर रहे हैं, प्लस में वसूल भी कर रहे हैं। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। किसान अपने मालिक की सेवा, सर्विस करते थे, स्वामी के मतलब अपने मालिक के घर पे, उनकी फील्ड्स में काम करना या मिलिट्री में काम करना, आर्मी में, और रोड्स के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। क्योंकि जब ये किसान इनसे लोन लेते थे, और लोन लेते थे तो किसान उस टाइम पे जो नोबल्स हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करवाते थे कि आप अपनी क्रॉप्स को मेरे पास ही बेचोगे, अगर
आप अपना कर्ज नहीं चुका पाते हो तो आप मेरी आर्मी में काम करोगे फ्री में, ठीक है, और रोड्स निर्माण में काम करोगे, मेरे घर पे काम करोगे, और विदाउट माय परमिशन आप सिटी को लेफ्ट नहीं कर सकते, मेरे खेतों में काम करना बंद नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट करवाते थे। ये फ्यूडल सिस्टम होता है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ। रिलाइन करें इस चीज़ाई को। जो चर्च है, अब नोबल वाले तो ले रहे हैं फ्यूडल ड्यूज वगैरह, प्लस में जो चर्च है वो भी लेता था टैक्सेस को, टाइथ बोलते हैं जिसको, फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी किसानों से करों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, टाइथ, जिसको हम रिलीजियस कर्ज बोलते हैं, धार्मिक कर। टाइथ क्या था? एक धार्मिक कर था जो कि टैक्स लेता था, जो कि टैक्स था चर्च लेता था जो कि। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सरकार को तो कर उनको चुकाना ही होता था। टाइथ हो गया, ऊपर हमने देखा फ्यूडल ड्यूज वगैरह थे। और देखिए दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स भी होता था जो कौन था? टेले। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने टाइथ देखा जो कि एक धार्मिक कर रहे हैं, फिर हमने डायरेक्ट टैक्स देखा जो कि टेले है, और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी काफ़ी थे, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरी डे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबैको। इट मीन्स अप्रत्यक्ष कर जो दिखाई नहीं देते, नमक और तंबाकू जैसी डेली उपयोग की जो थिंग्स थी उन पर भी लगाया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रो टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। इस प्रकार राज्य की जो इकोनॉमी थी उसका जो जितना भी बर्डन था, बोझ था, वो सारा किसके ऊपर आ गया? थर्ड स्टेट के ऊपर, जो टैक्सेस के माध्यम से वो दे रहे थे। थर्ड स्टेट पूरी तरह से स्प्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। ये पिक्चर दी हुई है देखिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब जीने के लिए संघर्ष कैसे किया जा रहा है थर्ड स्टेट के द्वारा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 2.3 करोड़ थी, देन जो कि 1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो प्रोडक्शन है, जो फूड्स हैं, जो खाना है, उसकी मांग भी तेज़ी से बढ़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स। अब क्या था कि जो प्रोडक्शन था और डिमांड्स थी उनमें सामंजस्य नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, इसकी वजह से जो ब्रेड के जो प्राइस थे, इट मीन्स पावरोटी के जो प्राइस थे वो क्या होंगे? विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। इट मीन्स अब क्या हुआ, अधिकांश जो लोग हैं वो मुख्य रूप से ब्रेड जो खाने की पावरोटी उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो गई, बढ़ी। और अधिकतर जो कारखानों में मजदूरी करते थे लोग, उनकी स्टेबल डाइट यही थी मेजोरिटी की। इट मीन्स मेजोरिटी मोस्टली पॉपुलेशन जो है यही खाती थी पावरोटी, जिसके प्राइस हाई हो गए थे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन द वर्कशॉप्स। जो मजदूर है वो वर्कशॉप में एज ए मजदूर काम करते थे। हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, जिनके जो मालिक थे उन्होंने उनकी वेजेस को फिक्स कर रखा था, मजदूरी करते थे और उनके मालिक उनकी मजदूरी फिक्स करते थे। बट लेकिन वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। देखिए फूड के प्राइस में राइज, जो प्राइस है वो राइज हो गया, पावरोटी महंगी हो गई, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी जो वेजेस हैं वो तो सेम है, उनको तो उनके मालिकों ने नहीं बढ़ाया। इट मीन्स महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, वेजेस सेम थी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सो इट मीन्स पावरोटी जो 10 रुपये की मिल रही थी वो अब 100 रुपये की मिल रही है, लेकिन वेजेस पहले 50 रुपये थी, अभी भी उतनी है, तो वो मैच नहीं हो पा रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, इसलिए जो अमीर गरीब की जो खाई थी, अमीर और गरीब की, वो चौड़ी होती गई। थिंग्स बिकेम वर्स, चीज़ें बहुत बुरी होती गई। वैन एवर ड्रोट और हेल रिड्यूस दी हार्वेस्ट, कभी ड्रोट सूखा हो जाता था या रिड्यूस होएल कभी ओले पड़ जाते थे, तो सूखा होने से फसल खराब, ओले पड़ने से फसल खराब, तो इससे प्राइसेस और बढ़ जाते थे और बुरी कंडीशन हो जाती थी। दिस लेड टू सब्सिटेंस क्राइस, तो इसी को हम क्या कहेंगे? सब्सिटेंस क्राइस, जीविका, जब ड्रोट और हेल हो जाए, ठीक है, हार्वेस्ट को ख़राब कर दें। समथिंग दैट ऑक्योर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन, और ऐसे जो सब्सिटेंस क्राइसिस है, जीविका का जो संकट है,
वो ओल्ड रिजीम प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इट मीन्स ये डेली हो रहा था। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम चरम स्थिति वेयर जहाँ पे द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जहाँ पे जो रहने के जो बेसिक मीन्स हैं लाइवलीहुड्स के आर अनडेंजर्ड, जहाँ पे मतलब न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने वाले हो। एंड मीन्स वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम मालूम ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी मान लो, फूड हो, कुछ वाटर हो, रहने का। आगे देखिए 1.3 अ ग्रोविंग मिडल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब हम ये देखेंगे कि ग्रोविंग मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। एनवेजेस एंड एंड ऑफ टू प्रिविलेजेस, मतलब एनवेजेस होता है ना कल्पना करना, उभरते जो मध्य वर्ग जो हो रहा था ग्रो, उसने प्रिविलेजेस विशेष दरकार को एंड की कल्पना की। एनविजेस कल्पना करना कि मिडिल क्लास के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जो क्लर्जीज और जो नॉर्मलिटी को विशेष अधिकार मिले उनका एंड हो, वो इमेजिनेशन। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। पहले भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं और फूड स्कार्सिटी होती है ना, भोजन की कमी अकाल के समय। तो पहले भी कर बढ़ने के और अकाल के समय किसान और जो वर्कर्स थे, कामगार जो थे, वो विद्रोह कर चुके थे। इट मीन्स पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने पहले भी रिवोल्ट किए थे टैक्सेस के खिलाफ, फूड स्कार्सिटी के खिलाफ। बट लेकिन they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। परंतु उनके पास जो सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक सिस्टम था, व्यवस्था थी, उसमें बेसिक चेंज लाने के लिए जो सोर्सेज हैं, जो साधन हैं और वो प्रोग्राम्स उनके पास नहीं थे। उन्होंने विद्रोह किए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी बदलाव लाना था उसके लिए उनके पास सोर्सेज, साधन और प्रोग्राम्स की कमी थी। इट मीन्स वो प्रोग्राम्स इनके पास नहीं थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स। अब ये जो जिम्मेदारी है ये तीसरे स्टेट के उन ग्रुप्स ने उठाई, तीसरे स्टेट के उन ग्रुप ने, देखना जो कैसे हैं, बिकम प्रोस्परस, समृद्ध है। इट मीन्स उनके पास काफ़ी मनी है, काफ़ी लैंड है। उन लोगों ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम आर्थिक व्यवस्था से आपको हेल्प करेंगे। एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन न्यू आइडियाज़, और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में जिससे वो लोग आ सकें। द 18th सेंचुरी, अब हम 18th सेंचुरी की बात करें, विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। 18वीं सदी में एक नए सोशल ग्रुप का उदय हुआ, विटनेस था, इट मीन्स सोशल ग्रुप का उदय हुआ। टर्म द मिडिल क्लास, जिसे मध्य वर्ग कहा गया है। इट मीन्स 18वीं शताब्दी में एक नए समूह का उदय हुआ। क्वेश्चन बन सकता है ना कि मिडिल क्लास कब एमरजेंस हुआ, उसका उद्भव हुआ, तो आंसर इज 18th सेंचुरी में। वो अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जिसने जो स्प्रेड हो रखा है, फैल रखा है, जो ओवरसीज, समुद्र के पार ट्रेड, व्यापार, और जो सिल्क और ऊनी कपड़े हैं, ऊनी और जो रेशमी वस्त्र के प्रोडक्शन के बल पर प्रॉपर्टी को अर्जित किया था। जो मध्य वर्ग कहा गया, जिसने मध्य वर्ग था, उसने क्या अर्न देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ उन्होंने कहाँ से अर्न की थी, एक्सपेंड ओवरसीज समुद्र पार के देशों से, ट्रेड व्यापार के थ्रू, और जो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया था वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का, वहाँ से उन्होंने अपनी मनी को अर्न किया था। दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के जो प्रोस्पेरस लोग उसे खरीद लेते थे, तो वहाँ से इन्होंने अपनी मनी को अर्न किया था। In addition to merchants and manufacturers, the third state including professions such as lawyers और administrative officials। इन थर्ड स्टेट में इन मर्चेंट्स, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, सौदागर, इनके अलावा एवं जो मैन्युफैक्चरर्स बनाने वाले निर्माता, इनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें थर्ड स्टेट में शामिल थे। मर्चेंट शामिल थे, मैन्युफैक्चरर्स के अलावा वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी उसमें शामिल था थर्ड स्टेट में।
ठीक है। ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड, और ये सभी पढ़े लिखे थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब ये पढ़े लिखे थे तो इनका मानना था कि समाज के किसी भी ग्रुप के पास बाय बर्थ विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति की सोशल जो पोजीशन है, जो सामाजिक हैसियत है, उसका बेस उसकी मेरिट, उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर उसको योग्यता डिसाइड किया जाए। दिस आइडिया एनवेजिंग अ सोसाइटी based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। और जो ये एनवेजिस, जो ये कल्पना है, क्योंकि इसके जो ये हमने टॉपिक लिया है ये कल्पना के ऊपर है, तो जो ये है लिबर्टी, स्वतंत्रता, समान नियम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर के आइडियाज़ पर आधारित जो समाज की हम परिकल्पना इन्वेज कर रहे हैं, किसने किया? जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। ये दो दार्शनिक थे जिन्होंने इन नियमों को अपनी बुक्स के अंदर लिखा। इन्होंने बुक्स लिखी और इन नियमों को वो लोग लेके आए। अब ये बुक का नाम है इन इज टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक का नाम है टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक किसने लिखी? जॉन लॉक ने। शोर टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू दी ऑफ द मोनार्क। टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने जो मोनार्क है, जो राजा है, उसका जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन कौन सा? सिद्धांत। कौन सा? डिवाइन। डिवाइन होता है देवी। और एब्सोल्यूट राइट के निरंकुश अधिकारों का जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, उसका उन्होंने क्या किया? खंडन किया। इट मीन्स जो मोनार्क है, जो राजा है, उसका जो डिवाइन देवी अधिकार है और जो निरंकुश अधिकार है, उसके प्रैक्टिसाइज सिद्धांत का उन्होंने ब्रोक किया, खंडन किया, उसको तोड़ा, उसका विरोध किया जॉन लॉक ने। किस बुक के अंदर? टू टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट। यहाँ को अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी, तो टू टेरिटरीज और गवर्नमेंट। ये भी बन सकता है जॉन लॉक ने बुक में क्या लिखा, तो उसने राजा के डिवाइन और एरिस्टोक्रेटिक राइट को अपोज किया है। देन सेकंड फिलोसोफर है रूसो। कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का नाम है, रूसो की बुक का नाम है, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो ने इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए पीपल, जनता, और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन पर आधारित एक गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा। इसको आप अंडरलाइन करें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी? रूसो ने। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। रूसो ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेस दिया जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में और उनके प्रतिनिधियों के बीच में। आप भी अपने एमएलए को भेजते हो अपनी एब्सेंस में, आप वोटिंग करते हो, एमएलए को चुनते हो, फिर एमएलए आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाइक दिस। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये थर्ड बुक का नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किसने लिखी है? मोंटेस्क्यू ने। 3 बुक यहाँ पे आई है, तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों के राइटर्स को पता होना चाहिए और तीनों राइटर्स ने क्या क्या बोला वो भी पता होना चाहिए। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसने लिखा? मोंटेस्क्यू ने। प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अच्छी लाइन है ये। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसकी जो बुक है उसमें गवर्नमेंट के अंदर क्या किया? लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया, सत्ता का विभाजन की बात कही कि इन तीनों के बीच में अलग अलग पावर डिवाइड होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए। और ये जो मॉडल दिया इन्होंने मोंटेस्क्यू ने, ये यूएसए में, ठीक है, अडॉप्ट किया। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्रांस ने हेल्प की थी उनकी 13 कॉलोनीज को फ्री करवाने में। तो 13 उपनिवेशों ने जैसे ही ब्रिटेन से खुद को फ्री घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया, तो उन्होंने इसी मॉडल की सरकार बनी वहाँ पे कि इन तीनों को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग शक्तियाँ वहाँ पे दी गई। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। और फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें दी गई जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति को जो अधिकारों की जो गारंटी दी गई, वो उनके लिए एक एग्जाम्पल बना। मीन्स प्रेरणा का एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया वो, कि देखो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक व्यक्ति को गारंटी दी गई अधिकारों की।
तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास था उनका। The ideas of these philosophers were discussed intensely in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। और ये जो इन तीनों फिलोसोफर्स ने जो आइडियाज़ दी थी उन विचारों पर कॉफ़ी हाउस में, सैलून में, हर जगह आपस में डिबेट्स, गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। मतलब लोग इनके विचारों को सुनते थे, बुक्स में पढ़ते थे और आपस में डिस्कस डिबेट करते थे। और जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो बुक्स हैं उसके माध्यम से इनका बहुत ही स्प्रेड हुआ इन विचारों का। फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और इनके जो विचार हैं ये उन लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़े जाते थे जो अनपढ़ थे, इतनी जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़ पढ़ के सुनाए जाते थे। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। इसी टाइम पे लुई 16 द्वारा स्टेट के जो एक्सपेंसेस है, खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स लगाए जाने की खबर फैल गई। तो जो प्रिविलेजेस वाली व्यवस्था थी उसके विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा कि सारे टैक्सेस थर्ड स्टेट क्यों पे करें और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को जो प्रिविलेजेस मिले हैं वो गलत हैं। उन्होंने लगा कि वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे हर जगह क्या हो गया, विरोध फैल गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।